जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत पढ़ाया जा रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया, जो कि ये मुस्लिम आक्रांता हुआ करते थे। और इसके बाद अब हम आपको पढ़ा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुआ करते थे, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, उसके बारे में कल हमने आपको पढ़ा दिया है। और आज इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आज के चैप्टर में मेरे द्वारा आप लोगों को शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाएंगे, और कल हम लोग नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों कहा जाता है। कहने वाला ये है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन का गुलाम एवं दामाद दोनों कहा जाता है। और दोस्तों ये आराम शाह को मार करके 1211 में दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। तो दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन करता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम और दामाद दोनों था। और इसके द्वारा आराम शाह को मार करके 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। और दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ये जरूर ध्यान देंगे आप कि गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था? दोस्तों गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और फिर आप देखेंगे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के समय में बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। ये भी ध्यान देंगे आप लोग कि दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के समय में बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि कुतुबुद्दीन के टाइम में, जब कुतुबुद्दीन का शासन चल रहा था, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके पीछे कारण यह है, वैसे तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को राजा नहीं बताया, यानी कि शासक नहीं बताया, और बड़े पैमाने पर कोई खास काम नहीं कर पाया। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो दोस्तों स्वच्छंद होकर के पूरे दिल से काम करता है और बेहतर काम करता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला ये पहला शासक बनता है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश पहला शासक बनता है। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जलालुद्दीन मांगवर्नी पर आक्रमण करता है। ध्यान दीजिएगा, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जलालुद्दीन मांगरवर्नी पर आक्रमण करता है, और मांगरवर्नी भागते हुए इल्तुतमिश के पास आता है और सहायता मांगता है कि आप मुझे शरण दीजिए और बचा लीजिए। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा मैं आपको कहानी के रूप में समझाना चाहूंगा कि दोस्तों मंगोल का एक आक्रमणकारी चंगेज खान हुआ सकता है, जो बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था। दोस्तों उस समय इतना वो क्रूर था कि उसके आक्रमण को कोई रोक नहीं सकता था, और जलालुद्दीन मांगरवर्नी पर उसने आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ, जब जलालुद्दीन के ऊपर चंगेज खान द्वारा आक्रमण कर दिया गया, तो दोस्तों जलालुद्दीन क्या करता है, चंगेज खान के भाई को मार देता है, यानी जान से मार देता है।
और ये बात चंगेज़ खां को पता चल गया। ज्यों चंगेज़ खां को पता चला कि जलालुद्दीन के द्वारा मेरे भाई को मार दिया गया जान से, तो दोस्तों चंगेज़ खान आग बबूला हो जाता है, उसका क्रोध का कोई सीमा नहीं रहता है और जलालुद्दीन के पीछे पड़ जाता है। चूँकि चंगेज़ खान बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों, तलवार से एक-एक लोगों को काट दिया करता था और निडर हुआ करता था, बहुत ही निडर शासक था वो। अब क्या हुआ कि जलालुद्दीन के पीछे जब चंगेज़ खान पड़ गया, तो जलालुद्दीन को याद आया भारत और वो भारत में भाग करके आया और इल्तुतमिश के पास पहुँचा और कहा, भैया आप मुझे बचा लीजिए। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया, चूँकि उसको पता था कि चंगेज़ खान से आज के डेट में कोई लोहा नहीं ले सकता है और उससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए इल्तुतमिश जलालुद्दीन को वापस कर देता है और अपने यहाँ शरण नहीं देता है और दोस्तों इसके बाद चंगेज़ खान जलालुद्दीन को मार देता है। लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश अपने विद्वता का परिचय दिया, चूँकि अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन को अपने पास शरण दे देता, तो दोस्तों चंगेज़ खान पक्का भारत पर आक्रमण कर देता और दोस्तों इल्तुतमिश के सारे शासन को और इल्तुतमिश को पक्का मार देता, ये गारंटी थी, चूँकि उसको कोई रोक नहीं सकता था। इसलिए इल्तुतमिश जलालुद्दीन को अपने पास शरण नहीं दिया और दोस्तों वापस भेज दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां जलालुद्दीन मांगरनी पर आक्रमण करता है और मांगवर्नी यानी जलालुद्दीन इल्तुतमिश के पास आता शरण देने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगवर्नी को शरण नहीं देता है और वापस कर देता है और ये बहुत बड़ी समझदारी इल्तुतमिश के द्वारा उस समय दिखाई गई थी। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। चूंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करा रहा था यानी कि नींव डाला था दोस्तों, तो उस समय केवल एक ही मंजिल बनवाया था और लास्ट में कुतुब मीनार का जो दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल था इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार कहा जाता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया था वो शासक इल्तुतमिश हुआ करता था। और फिर देखेंगे 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। कब? 1236 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि प्रमुख आक्रमण इल्तुतमिश के द्वारा कौन-कौन किया गया था। तो दोस्तों देखेंगे पहले आ रहा है तराइन का तृतीय युद्ध। अब आप कहेंगे सर ये तराइन का तृतीय युद्ध कहाँ से आ गया? पहले हम लोगों ने 2 युद्ध तो पढ़ चुका है, तो बच्चों ये सही बात है कि तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है तराइन का तृतीय युद्ध और तराइन का जो तृतीय युद्ध है ये इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुआ था 1215 ईस्वी में। और ये यल्दोज कौन है? यह वही यल्दोज है जो कि गौरी का गुलाम हुआ करता था और मैंने पहले आपको बताया था कि गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, ऐबक, यल्दोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। उसी में से यल्दोज है जिसके ऊपर इल्तुतमिश आक्रमण करता है और ये तराइन का तृतीय युद्ध होता है। तो दोस्तों तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश यल्दोज पर आक्रमण करता है 1215 ईस्वी में और यहाँ पर इल्तुतमिश की विजय हो जाती है। और मैंने आपको बताया था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। और दोस्तों 1 साल के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और दोस्तों ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही हुआ, यानी दोबारा हो रहा है। और इस युद्ध में यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध होता है और इसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इस प्रकार तराइन का 3 युद्ध हुआ, एक 1191 का, एक 1192 का और ये 1215 का। अब अगला देखेंगे दोस्तों कि मंसूर का युद्ध है और मंसूर का युद्ध इल्तुतमिश एवं नसीरुद्दीन कुबाचा के बीच में हुआ था और ये 1217 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे मंसूर का युद्ध इल्तुतमिश एवं नसीरुद्दीन कुबाचा के बीच में हुआ था और ये युद्ध 1217 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद दोस्तों बंगाल का युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश एवं गयासुद्दीन के बीच में हुआ था और ये युद्ध 1226 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध को भी इल्तुतमिश जीत जाता है, यानी कि मंसूर का युद्ध भी इल्तुतमिश जीत रहा है और बंगाल का युद्ध भी इल्तुतमिश जीत रहा है।
उसके बाद दोस्तों राजपूत का युद्ध होता है 1226 से लेकर के 1231 तक, ये चलता रहा, कभी रुका कभी चला। और इस पर भी युद्ध जो हो रहा है इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। उसके बाद पंजाब के खोखरों का युद्ध होता है 1235 ईस्वी में, और इसमें भी विजय इल्तुतमिश की हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे ये जितने युद्ध हो रहा है उसमें सारे युद्ध में इल्तुतमिश की विजय होती गई। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा कुछ सिक्के चलवाए गए थे जो कि प्रचलित सिक्के थे। उसमें पहला नाम आता है टंका का और दूसरा नाम आता है जीतल का। तो इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्के चलवाए गए, पहला टंका, दूसरा जीतल। और टंका सिक्का जो होता था दोस्तों ये चांदी का बना होता था, और जीतल जो सिक्का होता था यह तांबे का बना होता है। तो प्रश्न आएगा इल्तुतमिश के द्वारा कौन से सिक्के चलवाए गए थे? तो आप बताएंगे टंका एवं जीतल। फिर प्रश्न आएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा जो टंका सिक्का चलवाया गया था वो किस चीज का बना हुआ था? तो आप लिखेंगे चांदी का बना हुआ था, यानी चांदी का सिक्का था। और फिर एक प्रश्न आएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा जो जीतल का सिक्का चलवाया गया था वो किस चीज का बना होता था? तो लिखेंगे दोस्तों वह तांबे का सिक्का बना होता था। अब आएंगे देखेंगे इसके बाद आता है इक्ता नामक व्यवस्था। तो देखेंगे दोस्तों इक्ता नामक व्यवस्था को लागू किया किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन अब आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि सर इसके पहले तो गौरी ने लागू किया था। तो सही बात है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब दोस्तों गौरी लागू किया था इक्ता नामक व्यवस्था तो बहुत ही छोटे पैमाने पर लागू किया था, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा समाज पर। लेकिन इल्तुतमिश पूरी तरह से दिल से बड़े पैमाने पर यहाँ लागू किया था। इसलिए इक्ता नामक व्यवस्था का प्रश्न आता है कि इक्ता नामक व्यवस्था किसने लागू किया? तो आप लिखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया। और एक बात और बताऊं कि इक्ता नामक व्यवस्था क्या होती है, आइए आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों समझेंगे, मान लीजिए ये जमीन है, ये किसी राजा का जमीन है, और राजा के द्वारा इस जमीन को बांट दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया है। और मान लीजिए इस जो जमीन है, और मान लीजिए जो जमीन है दोस्तों बीच का, इस बीच के जमीन को एक राजू नामक व्यक्ति को दे दिया और कहा, राजा ने कहा कि राजू इस जमीन को तुम ले लो और तुम इसका मालिकाना हक अपने पास रखो, इस जमीन से हमको लेकिन इस जमीन से हमको कर चाहिए, यानी कि टैक्स चाहिए। आज की डेट में हम टैक्स कर सकते हैं। उसने कहा, राजा ने, कि इस जमीन से हमको टैक्स चाहिए, और एक काम और करना कि इस जमीन पर सैनिक का व्यवस्था करना, यानी सैनिक भी रखना। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगा तो मैं सैनिक को अपने काम में लगा सकूं। इस तरह से राजा ने क्या किया, राजू को जमीन दे दिया, और राजू उस जमीन का निकाला, उसके पास हक हो गया। और राजू क्या करता है, पर सैनिक रखता है, और राजा को टैक्स यानी कर समय समय पर भुगतान किया करता है। तो इस तरह दोस्तों जो जमीन होता था राजा के द्वारा वो किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था। और जो दोस्तों ये जो प्रणाली है इसी को एकता प्रणाली कहते हैं, यानी एकता व्यवस्था कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकता नामक व्यवस्था समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे कि 40 गुदाम सरदारों का संगठन बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था। तो दोस्तों 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनवाया इल्तुतमिश ने, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था। और ये जो सरदार बने थे ये राजा के काम में बहुत ही सहायता किया करते थे, इसलिए इसके द्वारा तुर्कान ए चहलगामी बनाया गया था। और दोस्तों दिल्ली के अमीरों का दमन करवाया था, इसने। और दोस्तों जो अमीर होते थे ऐसा नहीं था कि पैसे में अमीर होते थे, इन्हें बड़े बड़े मंत्री एवं अधिकारी का पद दिया जाता था, उसी को अमीर कहा जाता था। तो दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और एक बात और ध्यान देंगे, न्याय करने के लिए, यहाँ पर देखिएगा, न्याय करने के लिए अमीर ए दरार विभाग का स्थापना किया गया था, और न्याय का घंटा बनवाया गया था दिल्ली में। तो इल्तुतमिश के द्वारा न्याय के लिए अमीर ए दरार नवा विभाग तैयार कराया गया था, और न्याय का घंटा दिल्ली में बनवाया गया था। और न्याय का घंटा का मतलब ये होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती थी तो वो लाल कपड़ा पहन करके आकर के घंटा बजाता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति आकर के न्याय के लिए घंटा बजाया है। तो वो व्यक्ति जा करके राजा के दरबार में बैठता था, यानी उसको बुलाया जाता था, पूछा जाता था तुमको क्या परेशानी है। और दोस्तों इस प्रकार से इल्तुतमिश न्याय करता था। तो न्याय का घंटा और अमीर ए दरार विभाग का
निर्माण किया था किसने? इल्तुतमिश ने। इसके बाद देखेंगे दोस्तों रजिया सुल्तान की बात आती है और रजिया सुल्तान, मैंने अभी बताया कि आज की डेट में हम लोग इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। अब आएगा रजिया सुल्तान। तो देखिए रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज राजा बना और उसे हटा करके रजिया सुल्तान को राजा बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा नियम के अनुसार तो रजिया सुल्तान को राजा बनना चाहिए था। इसके पीछे कारण यह था कि इल्तुतमिश मरने से पहले ये बात बता के गया था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटी रजिया सुल्तान को आप लोग शासिका बनाइएगा। चूंकि मेरे बच्चे नकारा हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, वो शासन नहीं चला पाएंगे, इसलिए रजिया सुल्तान को शासक बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो 40 सरदार होते थे दोस्तों, वो क्या किए, रजिया सुल्तान को नहीं मानते थे, सम्मान नहीं देते, प्यार नहीं देते थे। इसलिए रजिया सुल्तान का समर्थन नहीं करके इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको राजा साहब बना दिए। लेकिन रजिया सुल्तान ने क्या किया, लाल वस्त्र पहन करके और जा करके जो न्याय का घंटा था उसको बजाने लगी और न्याय मांगने लगी। तो सारी जनता वहां पर इकट्ठा हो गई और उसने कहा कि मेरे पिताजी कहे थे कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान को शासिका बनाया जाए, लेकिन मुझे शासिका नहीं बना करके मेरे भाई को राजा बना दिया गया, आप लोग न्याय करिए। तो उसके बाद दोस्तों रुकनुद्दीन को राजा का पद से हटना पड़ा और रजिया सुल्तान को वहां पर शासिका बनाया गया। और उसके बाद देखेंगे आ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी कौन, रजिया सुल्तान। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की उस महिला शासिका का नाम बताइए जो प्रथम बार शासिका बनी थी। तो वो थी रजिया सुल्तान। तो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान बनी और इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। और दोस्तों इसके बाद आता है पर्दा प्रथा का त्याग करना। तो दोस्तों पर्दा प्रथा का त्याग रजिया सुल्तान ने कर दिया। देखिए मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर दोस्तों रजिया सुल्तान का देखेंगे बीच में पिक लगा हुआ, आप देखेंगे इसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, एकदम खुल करके ये अपने गद्दी पर बैठती थी और सबका बातों को सुनती थी। यानी कि पर्दा प्रथा को इसने हटा दिया। देखिए ये पर्दा नहीं की है, खुल करके ये बैठती थी दोस्तों, कोई पर्दा नहीं की है। तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को हटा दिया था। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों रजिया सुल्तान का युद्ध तवर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से हुआ था। ध्यान दीजिएगा रजिया सुल्तान का युद्ध तवर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से हुआ था और इसमें अल्तुनिया की विजय हो जाती है और बाद में रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से ही हो जाती है। और दोस्तों रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कर दिया गया। और कहाँ पर किया गया, एक कैथल एरिया होता है जो हरियाणा में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कैथल एरिया पड़ता है जो हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया टेंट लगा करके आराम कर रहे थे और रात में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, यानी कि घेर लिया। और 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल वाले एरिया में जो कि हरियाणा में पड़ता है हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, अब देखेंगे कि कैसे प्रश्न और उत्तर बनता है। और आज के प्रश्न उत्तर में कुछ ऐसा प्रश्न डाला हूं जो कि रजिया सुल्तान से संबंधित है और इल्तुतमिश से संबंधित है और पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न और उत्तर बनाते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, यानी कि पहला प्रश्न बन रहा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसका गुलाम था। तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और दोस्तों इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसका गुलाम था, लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और दोस्तों इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसको मारकर दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। तो दोस्तों आराम शाह को मार करके, यानी कि 1211 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1211 ईस्वी में आराम शाह को मार करके दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसका दामाद था। तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और मैंने आपको ऊपर बताया गुलाम भी था किसका, इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बना शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसके समय में बदाऊं का
सूबेदार हुआ करता था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये बदाऊं का सूबेदार हुआ करता था। तो प्रश्न आएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसके समय में बदाऊं का सूबेदार हुआ करता था? तो लिखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बदाऊं का सूबेदार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों इसके द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई गई थी। तो प्रश्न आएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर लिखेंगे दिल्ली को बनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। प्रश्न आएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? लिखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो प्रश्न आएगा दोस्तों बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? लिखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किस पर आक्रमण किया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किस पर आक्रमण किया था? लिखेंगे जलालुद्दीन मांगवर्नी पर। प्रश्न आएगा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किस पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों उत्तर होगा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जलालुद्दीन मांगवर्नी पर आक्रमण किया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना जलालुद्दीन मांगवर्नी भागकर किस शासक से सहायता मांगी? तो दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी। और आपको पता होगा कि भाग करके भारत आया था इल्तुतमिश के पास और इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो लिखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। और ध्यान दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों नींव का निर्माण किया गया था और एक मंजिल का निर्माण किया गया था, लेकिन शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा दूसरा, तीसरा और चौथे मंजिल का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार कुतुब मीनार का जो काम पूरा करवाने का श्रेय होता है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई थी? तो दोस्तों लिखेंगे इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। तो प्रश्न आएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर लिखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में हुआ था, वो भी 1215 ईस्वी में। और दोस्तों ये जो यलदोज है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। तो यलदोज दोस्तों ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो लिखेंगे तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना मंसूर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों मंसूर का युद्ध शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच में हुआ था और ये 1217 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाएगा मंसूर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? उत्तर लिखेंगे मंसूर का युद्ध 1217 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना बंगाल का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन के बीच में हुआ था। और दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था 1226 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न आएगा बंगाल का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो उत्तर देंगे बंगाल का युद्ध शमसुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन के बीच में हुआ था। और दोस्तों ये 1226 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना राजपूतों का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों 1226 से लेकर के 1231 तक ये युद्ध चला था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा ये युद्ध चलाया गया था। तो राजपूतों का युद्ध 1226 से लेकर के 1231 ईस्वी तक चला था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना पंजाब के खोखरों का युद्ध कब हुआ और इसमें कौन जीता था? तो दोस्तों 1235 ईस्वी में शमसुद्दीन के द्वारा ये युद्ध
जीत लिया गया था और इसी के द्वारा युद्ध प्रारंभ भी किया गया था। तो पंजाब के खोखरों का युद्ध कब हुआ, इसमें कौन जीता? तो लिखेंगे पंजाब के खोखरों का युद्ध 1235 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और शमसुद्दीन इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंका का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था? टंका का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था? उत्तर लिखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। और एक प्रश्न इसमें और आएगा, टंका का सिक्का किस चीज का बना होता था? लिखेंगे यह चांदी का सिक्का हुआ करता है, यानी चांदी का बना होता था। तो प्रश्न आएगा टंका का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया और दोस्तों यह किस चीज का बना होता था? तो उत्तर लिखेंगे टंका का सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था और यह चांदी का बना होता था, यानी यह चांदी का सिक्का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जीतल का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था? तो लिखेंगे जीतल का सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर टंका का सिक्का चलाया जा रहा है इल्तुतमिश के द्वारा और जीतल का सिक्का भी इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो जीतल का सिक्का होता था ये तांबे का बना होता था। तो प्रश्न आएगा जीतल का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया और किस चीज का बना होता था? उत्तर लिखेंगे जीतल का सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था और दोस्त ये तांबे का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता नामक व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न आएगा इक्ता नामक व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लिखेंगे इक्ता नामक व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन ध्यान देंगे, आपको मैं पहले बताया था कि जो इक्ता व्यवस्था थी दोस्तों ये मोहम्मद गौरी के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। जैसे मोहम्मद गौरी के द्वारा अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जमीन दिया गया और उससे कर लिया जाता था। और दोस्तों इस प्रकार गौरी के द्वारा बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ था, लेकिन इक्ता नामक जो व्यवस्था था इल्तुतमिश के द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया और इसलिए इक्ता नामक व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? दिखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, तुर्कान ए चहलगामी किसे कहा जाता था? तो 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था उसी को तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था। ये तुर्कान है दोस्तों। तो तुर्कान ए चहलगामी किसे कहा जाता था? लिखेंगे तुर्कान ए चहलगामी 40 गुलाम सरदारों को कहा जाता था। जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था उसको कहा जाता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दिल्ली के अमीरों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो लिखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और ये अमीर कौन होते थे? अमीर का मतलब दोस्तों पैसे से नहीं होता है, यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी होते थे, इनको अमीर कहा जाता था। तो दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने न्याय के लिए कौन सा विभाग खोला था? लिखेंगे अमीर ए दरार विभाग खोला गया था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने न्याय के लिए और क्या खोला था? लिखेंगे न्याय का घंटा लगाया था और दिल्ली में लगाया हुआ था दोस्तों। और जब किसी को न्याय नहीं मिलता था तो आ करके लाल कपड़ा पहन करके ये घंटा बजाता था, उसके बाद उसको दरबार में पेश करके उसके साथ न्याय किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा? लिखेंगे रजिया सुल्तान का शासक 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक चला था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद कौन राजा बना था? उत्तर लिखेंगे इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, रजिया सुल्तान किसको हटाकर राजा बनी थी? तो दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर राजा बनी थी। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थे? उत्तर लिखेंगे रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? लिखेंगे इल्तुतमिश। और पर्दा प्रथा का क्या किसने कराया था? लिखेंगे रजिया सुल्तान के द्वारा कराया गया था। और रजिया सुल्तान के द्वारा किसके साथ युद्ध हार कर उसकी शादी किया गया था? तो दोस्तों तबर हिंद के द्वारा रजिया सुल्तान युद्ध लड़ी थी और हार गई थी। और इसी के साथ अल्तुनिया यानी तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान का शादी हो गया था। और रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों कहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर डालें। और प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग और भी सारे वीडियो देखें। मैं प्ले लिस्ट में हर रोज वीडियो डाल देता हूं। और इसी के साथ दोस्तों आज का चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।